गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपका क्लास 10 का जो जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। क्लास 10 का जो आपका जैक बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स है, इसके लिए आपका मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आपका इस जो मॉडल सेट है ये आपका सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो का सब्जेक्टिव मॉडल सेट का 5 मॉडल सेट सोशल साइंस का इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यह मेरा छठा सेट है। इस तरह से आपका और भी 4 सेट से यानी 10 से कम से कम 10 से ज़्यादा सेट अपलोड करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो 10 कर दिए हैं, और जितना भी हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, आप प्रत्येक पेपर का जितना हम कर देंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए जितना भी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे सभी सब्जेक्ट का, आप उसको देखेंगे, वॉच करेंगे, और सभी प्रश्न उसी से रहेगा। तो यह मेरा सब्जेक्टिव का सोशल साइंस का छठा वीडियो है, मतलब सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। चलिए, आज का वीडियो ये आपका बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट नंबर 6। चलिए, आप लोग नहीं देखे हैं इससे पहले वाला भी वीडियो, तब उसको भी देखेंगे। सेट 5 तक 1 2 3 4 5 सेट आपका अपलोड है। ये आपका छठा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए, तो ये आपका जो फर्स्ट सेट है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो सेट 6 का आपका सोशल साइंस का, आप सभी जानते हैं ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो सब्जेक्टिव है, और आपका इसके लिए फुल मार्क्स 40 रहेगा। और प्रत्येक जो आपका ये जो सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा, ये सब्जेक्टिव मोड में ये आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें 3 तरह का क्वेश्चन होता है। आप सभी जानते हैं कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। 1 से 7 तक में आपको कोई 5 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अति लघु प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, सभी महत्वपूर्ण है और सभी मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर से हम लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस समझिए सभी को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वियना संधि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। वियना संधि जो है उसका मुख्य विशेषता क्या, उसको आपको उल्लेख करना है। तो वियना संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। वियना संधि की मुख्य विशेषता जो निम्नलिखित है। 1 नंबर, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आपका बोर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना, ये आपका दूसरा आपका विशेषता है। तो आपका इस तरह से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको दो पॉइंट में आप लिखें वियना संधि की जो मुख्य विशेषता है। पहला विशेषता क्या आपका, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना, और दूसरा विशेषता आपका बोर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना। यह 2 विशेषता है, और ये इस तरह से आप दोनों विशेषता को लिख देने से आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, आप सभी जानते हैं। तो रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं, रिंडरपेस्ट से क्या अभिप्राय है, रिंडरपेस्ट क्या है, वो उसके बारे में आपको लिखना है। रिंडरपेस्ट का परिभाषा बताना है। पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं। पशुओं में जो प्लेग की बीमारी है वो उसको क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट कहते हैं। जिससे 1890 के दशक में हज़ारों की संख्या में 1890 के दशक में जो है हज़ारों की संख्या में अफ्रीका में पशु मर गए, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ये जो आपका रिंडरपेस्ट जो है आपका, ये क्या है, प्लेग की तरह ही वो एक बीमारी है, जो पशु की बीमारी है। प्लेग के तरह ही वो बीमारी है रिंडरपेस्ट, जो प्लेग की तरह ही वो फैलता है, और वो पशुओं में होता है रिंडरपेस्ट, जो पहली बार कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। और ये जो है 1890 के दशक में जो है आपका हज़ारों पशु जो है वह अफ्रीका में क्या हुआ, मर गए, जिससे क्या होगा, स्थानीय लोगों की जो आजीविका है, जो पशु से जो उसका आजीविका चलता था, वो क्या हो गया, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर पूरा गहरा प्रभाव पड़ा। कहाँ, अफ्रीका में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रश्न संख्या 3 है, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, भारत में जो झूम खेती जो किए जाते हैं, तो 4 राज्यों के नाम इस प्रकार है। आपका असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी राज्य में क्या है, वो झूम खेती किए जाते हैं। भारत में झूम खेती किए जाने वाले राज्य हुआ आपका क्या है, असम है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी राज्य में। नहीं, आपको और भी राज्य है, लेकिन आपको 4 राज्य बताना है, तो आपको असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा क्या हुआ, झूम खेती ये सब राज्य में
किया जाता है। इस तरह से आप इस प्रश्न का भी आप लिख देंगे तो आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन लिखने से कितना हो गया, 6 नंबर आपको मिल गया। अब चौथा क्वेश्चन आपका देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण। तो यहाँ पर भी आपको 2 गुण लिखना है, 2 गुण लिखने से आपको 2 नंबर मिलेगा। आधा 1 गुण लिखेंगे तो 1 ही नंबर मिलेगा, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 गुण लिखना होगा। तो ये जो है लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण निम्नलिखित, ऐसे लिख देंगे, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण निम्नलिखित हैं, इसके बाद डैश दे देंगे। फिर 1 नंबर में लिखेंगे पहला गुण, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है और चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाता है। पहला गुण क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का जो पहला गुण है, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है और चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाता है, पहला गुण है। अब दूसरा गुण देखिए क्या है, दूसरा गुण आपका, यह सरकार लोगों की होती है और लोगों के लिए कार्य करती है। दूसरा गुण आपका क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का जो दूसरा गुण है, यह सरकार लोगों की होती है और लोगों के लिए कार्य करती है। इस तरह से आपका दोनों गुण को लिख देंगे 2 पॉइंट में, तो आपका इस तरह से यह भी आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। तो इस ग्रुप से आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना होता है 7 में से। तो अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन आपका, सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बहुत ही अच्छा बात है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण है आपका जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बात समझ गए होंगे कि जो केंद्र और राज्य के पास जो शक्तियाँ हैं वह शक्ति को लेकर किसको दे देता है, वो स्थानीय सरकारों को दे देता है। तो आप जानते भी हैं सरकार का जो है कितने तरह का सरकार है, 3 तरह का है। एक आपका क्या, केंद्र सरकार है, दूसरा क्या है, राज्य सरकार है, और तीसरा क्या है, स्थानीय सरकार। यह तीनों मिलकर के क्या करता है, वो काम करता है। और सरकार का अंग जो है, सरकार का अंग भी क्या है, 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस तरह से आपका तीनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो शक्ति है उसको लेकर के वो स्थानीय सरकार को दे देना ही क्या कहलाता है, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण। आशा करते हैं यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साख की परिभाषा। साख जो है वो उसको उसकी परिभाषा बताना है, साख को परिभाषित करना है। साख क्या है, साख से क्या समझते हैं, साख से क्या अभिप्राय है, साख से क्या समझते हैं। इस तरह से आपको साख या फिर ऋण से क्या तात्पर्य है, यानी आपको समझ में आ गया। ऋण और साख क्या, वो दोनों उसी बोलते हैं, यानी आपको ऋण को ही क्या बोलते हैं, साख बोलते हैं। तो ऋण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर जो है क्या हुआ, सेम रहेगा। यानी लोन जो होता है, लोन को ही क्या बोलते हैं, साख। क्या बोलते हैं, साख। साख, लोन को क्या बोलते हैं, साख या फिर ऋण। तो आपको समझ में आ गया साख क्या है। साख मतलब वो ऋण जो आपको लोन लिया जाता है उसी को बोलते हैं साख। तो आपको हम बता रहे हैं इसका परिभाषा क्या है। साख अर्थात ऋण, साख जिसको ऋण बोलते हैं। ऋण से या साख से हमारा तात्पर्य सहमति से है। ऋण या साख जो है हमारा तात्पर्य किससे है, सहमति से है, जहाँ ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। यह क्या कहलाता है, ऋण या फिर उसको साख हम लोग कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि साख और ऋण क्या है। साख अर्थात ऋण से हमारा तात्पर्य है कि सहमति से, क्या हुआ, सहमति। आपको सहमति, आपको एग्रीमेंट होता है, आपको लोन लेना है तो लोन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट होता है, ये आपको पैसा दिया जा रहा है, इस पैसा के लिए आपको अलग से बाद में भुगतान के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होता। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, सहमति से है। और जहाँ ऋणदाता, जो ऋण देने वाला जो होता है, जो लोन देता है, वह क्या करता है, कर्जदार को धन, यानी जो लेने वाला होता है उसको, जो कर्ज ले रहा है उसको वह धन या फिर वस्तु या फिर सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो भी आप चाहें, चाहे वस्तु ले लो, पैसा ले लो या फिर कोई भी धन, आप उसको उपलब्ध कराता है कर्जदार को। कौन, ऋणदाता। जो पैसा देता है वो क्या होगा, ऋणदाता, और जो पैसा लेता है वो क्या होगा, कर्जदार। तो उसको क्या कहता है, कर्जदार को सेवा या फिर धन या फिर वस्तु उपलब्ध कराता है। इसके बदले में क्या करता है, भविष्य में, यानी बाद में, उसके बदले में भविष्य में जो है किसको, कर्जदार को क्या करता है, वो भुगतान करने का वादा लेता है कि आपको वादा कीजिए कि आपको इतना दिन के अंदर, 6 महीना या साल भर या जितना दिन का भी आपका लोन है उसको आपको, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा, पे करना होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ऋण या फिर साख बोलते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये इस ग्रुप का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर से आपका 7 क्वेश्चन रहता है और 7 में से कोई 5 लिखना है और 5 क्वेश्चन लिखने पर आपको 5 दूना
10 नंबर आपको इस ग्रुप से मिल जाएगा। जो आपको 3 ग्रुप में सोशल साइंस का क्वेश्चन रहता है, एक ग्रुप से 10 नंबर, दूसरा ग्रुप से 15 नंबर, तीसरा ग्रुप से भी 15 नंबर। तो इस ग्रुप से आपको 7 में से कोई 5 लिखना है। तो ये हम आपको अभी मॉडल क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं। आपको परीक्षा में कोई 5 लिखना है जो आपको अच्छा से याद रहेगा। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, व्यापार अवरोधक से आपका क्या तात्पर्य? व्यापार अवरोधक से क्या समझते हैं? व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? व्यापार अवरोधक से आप क्या अभिप्राय है, या फिर व्यापार अवरोधक क्या है? इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन करेगा। व्यापार अवरोधक से क्या समझते हैं, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है, व्यापार अवरोधक से क्या है, या व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं, जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन करेगा बस उसका डेफिनेशन ही बताना है। व्यापार अवरोधक क्या है उसके बारे में ही आपको लिखना है। तो बता रहे हैं, व्यापार अवरोधक सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है। व्यापार अवरोधक सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग करके वह आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रख सकती है। बात समझ में आ गया? व्यापार अवरोधक क्या है? एक सरकार के हाथ में एक हथकंडा है और जिसके मदद से क्या करता है वो, इसके प्रयोग से वो आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रख सकते हैं। ये जो व्यापार अवरोधक होता है, ये सरकार उसको उसके प्रयोग से क्या करता है, जो आपका कोई भी देश से हमारे देश में कोई वस्तु या कोई सामान का जो आयात होता है, आयात का मतलब क्या, किसी और देश से अपना देश में लाना सामान क्या कहलाता है? आयात। और अपने देश से किसी और देश में जो सामान भेजता है वो क्या होता है? निर्यात। तो आयात और निर्यात का जो संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, वो व्यापार अवरोधक काम करता है। व्यापार अवरोधक के कारण ही क्या होता है, आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रख सकता है। क्योंकि संतुलन व्यापार अवरोधक नहीं हो सके रहेगा तो फिर क्या होगा, आपका आयात क्या हो रहा है, निर्यात क्या हो रहा है, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए व्यापार अवरोधक से यह एक हाथकंडा है, सरकार के हाथ में है और उसके सहारा से उसका प्रयोग से क्या करता है, आयात और निर्यात को क्या करता है, संतुलन बनाए रखने में मदद मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब 8 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय का मतलब होता है ये आपका शॉर्ट आंसर होता है। क्या होता है? शॉर्ट आंसर होता है। शॉर्ट आंसर आपका SA शॉर्ट आंसर होता है। इसको लिखने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर देगा, 5। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर देगा और 5 प्रश्न लिखना होगा। इस तरह से भी आपको 15 नंबर इस ग्रुप से भी आपको मिल जाएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और 5 प्रश्न आपको लिखना होता है। और आपको रहता 7 है, 8 से लेकर के 14 तक रहेगा, यानी 7 प्रश्न ही रहेगा लेकिन आपको लिखना है 5। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? कोई 4 कारण दे। देखिए, उपनिवेश में जो राष्ट्रवाद का उदय की जो प्रक्रिया है वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्यों? तो वह उसका कुछ कारण बताना है, वह 4 कारण आपको लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे इसको तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं। तो ये जो उपनिवेश में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, इस प्रक्रिया में जो निवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई, इसके 4 कारण हैं। तो पहला कारण आपका क्या है, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। पहला पॉइंट था आपका क्या, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ये पहला पॉइंट है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा कारण, ये फर्स्ट कारण था। अब देखिए सेकंड कारण आपका है, सेकंड आपका उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने सभी जाति, वर्ग और संप्रदायों के लोगों को विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट किया। पहला दूसरा पॉइंट क्या था आपका, दूसरा कारण क्या था, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने सभी जाति, वर्ग और संप्रदायों के लोगों को विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट किया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या, इसने स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। सेकंड, तीसरा पॉइंट जो आपका था, यह स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। अब लास्ट पॉइंट जो आपका चौथा कारण है आपका, इस प्रकार उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रजनन भूमि बना। इस चौथा कारण जो था आपका इस प्रकार उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रजनन भूमि बना। इस तरह से आपका ये आपका ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस बुक में आपका कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो बढ़िया है ना। जितना एक्स्ट्रा करेंगे क्वेश्चन करेंगे उतना आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपको परीक्षा में आपको अच्छा रहेगा। एक बार दो बार सुनना है और सुन के आपको वहाँ पर परीक्षा में आप लिख देंगे। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। आप आशा करते हैं सभी को
आपको याद हो जाएगा और आप आराम से जाकर परीक्षा में आप लिख देंगे। तो इसलिए ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा इस सब प्रश्न को करने सुनने से। देखिए, बताए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो देखिए, ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप जो है आपका फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह से ये इस प्रश्न का ये उत्तर आपका पूरा हो गया जो आपका क्वेश्चन था। चलिए एक दो बार उसको देखेंगे सुनेंगे, आपको आप याद हो जाएगा आप लोगों को। ये जो आपका क्वेश्चन था ये अथवा में था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति, रेगुलर उसका सप्लाई हो, तो उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए क्या किया कि आपको हमेशा उसको रेशमी कपड़े उसको नियमित रूप से आपूर्ति हो। इसके लिए वो क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य आपका निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। ठीक है, यह पहला आपका कार्य किया महत्वपूर्ण कार्य। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, कंपनी दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है आपका, कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकरों को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो है वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। ये जो आपका गुमास्ता शब्द है आप समझ गए होंगे कि क्या है गुमास्ता क्या है। कंपनी ने जो है बुनकरों से जो माल तैयार करवाता था और यह बुनकरों को जो माल उपलब्ध कराने के लिए जो कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो रखा गया था वेतनभोगी जिसको वेतन देता था उसी कर्मचारी को क्या बोलते हैं, उसी कर्मचारी को जो नियुक्ति किया उसके जांच करने के लिए, कपड़ा की गुणवत्ता को जांचने के लिए या फिर बुनकर जो माल उपलब्ध कराता था या फिर माल जो बनाता था तैयार करवाता था, इसको ही जो है वो जो एक कर्मचारी नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसी का नाम क्या है गुमास्ता। इसी को क्या कहते हैं गुमास्ता कहते थे। चलिए ये क्या कहता है कपड़ा का जो है बुनकर से जो माल तैयार करवाने के लिए जो बुनकरों को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया तो उसी कर्मचारी का नाम था उसी कर्मचारी को क्या कहा जाता था गुमास्ता। उस कर्मचारी का नाम नहीं था, कर्मचारी को कहा जाता था गुमास्ता। वो सूती या फिर रेशम वस्त्र बनाने के लिए जो गुणवत्ता को जांचने के लिए वो रखा गया था। चलिए, कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। ये आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या होगा, इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। क्या करता, पेशगी की रकम दी जाती थी। किसके लिए, कंपनी को जो माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ जो कारोबार करने पर जो पाबंदी लगा दी, इसके लिए क्या करता था उन्हें उसे पेशगी की जो है रकम दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, पांचवा महत्वपूर्ण कार्य आपका है, महीन कपड़े की मांग बढ़ने के कारण साथ बुनकरों को अधिक कर्ज दिया जाने लगा और ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। वो जो आपका पेशगी जो देना पड़ता था उसको वो लालच में क्या करता वो स्वीकार कर लेता था। और छठा पॉइंट आपका छठा जो महत्वपूर्ण कार्य है, यूरोप में भारतीय कपड़ों की भारी मांग को देखते हुए बुनकर और आपूर्ति की सौदागरों पर नियंत्रण करना आवश्यक समझा और कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने लगे और लागतों पर अंकुश रखने और कपास एवं रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए
प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। चलिए, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा में है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी कर लेने से क्या होगा, परीक्षा में आपको काम ही आएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, कुछ ना कुछ आप लिख लीजिएगा। सोशल साइंस का मतलब क्या हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, यानी खाली जगह आपको नहीं छोड़ना है। सब बात को 2 बार 4 बार सुन लीजिए, आप सबको लाइन बाय लाइन आपको लिख देंगे, क्योंकि जो जो बात सुनेंगे वीडियो में वो चीज़ आपको याद आएगा जब एग्जाम हॉल में आप परीक्षा देंगे उसमें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी का अथवा है। फ्रांसीसी लोग, अथवा जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंस है, आपको जानना जरूरी है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? कोई 3 बिंदु बताएं। फ्रांसीसी लोग के बीच जो सामूहिक पहचान का जो भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये 3 बिंदु को आपको बताना है। चलिए, क्या जो कार्य उठाए उसके लिए 3 काम को बताना है। तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर आपको बोल रहे हैं। फ्रांस की क्रांति जो आपका कब हुआ था, 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली। फ्रांस की क्रांतिकारी जो है 1789 में शुरू हुआ। उसके बाद शीघ्र ही, तुरंत बाद में ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी राजा रानी को काम खत्म कर दिया और वो अपने हाथ में सब मालिक, अपना जानता ही वो लोग ही बन गया और अपने हाथ में वो बागडोर ले लिया। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिन्हें निम्नलिखित प्रमुख है। देखिए, उसके लिए जो लोगों में जब अपने हाथ में बागडोर ले लिया, उसके बाद क्या किया, एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कदम क्या उठाएं? सबसे पहले प्रीति भूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। और दूसरा कदम क्या उठाया? एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। और क्या किया? पहला तो कदम था कि सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ठीक है। दूसरा कदम क्या था? एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया और उसको तिरंगा चुना, नया तिरंगा झंडा चुना। और वह क्या, पहले के राज्य ध्वज के स्थान पर वो नया वाला झंडा को लगा दिया। चलिए, यानी झंडा चेंज कर दिया, पहले को वो नया बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सक्रिय, तीसरा जो कदम था, सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। और क्या किया? सक्रिय नागरिकों द्वारा, यानी जो एक्टिव जो सिटीजन था उसके द्वारा जो चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, एक कॉन्फ्रेंस किया। और उसमें क्या किया, इसमें उस कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया उसका नाम दिया नेशनल असेंबली, नाम रखा, नेशनल असेंबली रखा, जिसमें वो सभा किया। चलिए, अब चौथा पॉइंट आपका, चौथा जो कदम है, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई और शपथें भी ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। और चौथा जो आपका क्या बोलते हैं, चौथा जो आपका कदम था आपका, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची, नहीं वो आपका राष्ट्र के नाम पर कुछ गीत वगैरह संबोधित किया, उसका स्तुति प्रस्तुत किया और शपथ भी ली और शहीदों का गुणगान भी हुआ। इस तरह से इस प्रश्न का ये 4 कदम आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है ये, सॉरी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 9 नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 5वां पॉइंट आपका है। 5वां कदम क्या है? देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 3 से अधिक पॉइंट लिखना है। 3 है तो 4-5 पॉइंट लिखिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। ऐसे आप नहीं जानिएगा तो 3 भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन काम चलाना नहीं, अच्छा से लिखना है। और आपको नहीं आएगा तो क्या करना, उसी पॉइंट को 2 बार 3 बार लिख देंगे, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बना देना, यानी बड़ा पॉइंट है उसको छोटा छोटा करके और आपको 5-6 पॉइंट पूरा देना है। आपको 3 पॉइंट को ही आप तोड़ के लिखिए तो क्या होगा, 4-5 पॉइंट पूरा जाएगा। तो वही करना है परीक्षा में, आपको अधिक से अधिक पॉइंट लिखना है। 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5-7 पॉइंट पूरा दो, और 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट पूरा दो, और 5 नंबर का है तो 7-8 पॉइंट पूरा दो। नहीं ज़्यादा लिख देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को केवल भर देना है। और कॉपी को भर दिया तो क्या होगा, आपको नंबर तो मिलेगा ही। और दूसरी बात, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद ही हो जाएगा सुन के, और हम याद करा देंगे। आप सभी वीडियो को वॉच कीजिए, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार केवल देख लेना है शुरू से अंत तक। अब 5वां पॉइंट आपका, एक केंद्र, 5वां कदम जो था, एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। 5वां पॉइंट क्या था? एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और 6ठा पॉइंट आपका था, 6ठा कदम था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क
समाप्त कर देगी। क्या किया, आंतरिक जो आयात निर्यात शुल्क था उसको क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू कर दी। और सभी जगह क्या कर दिया, नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू कर दी। मतलब अब नाप तोल के लिए जो है हर जगह अलग अलग नहीं होगा, वो सभी जगह क्या कर दिया, वो समान कर दिया। और आयात निर्यात शुल्क जो था वो उसको क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया। ये आपका छठा पॉइंट था। इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन जो क्या है 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 9 में आपका अथवा भी था, 2 क्वेश्चन था, आपको एक्स्ट्रा करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन परीक्षा में छूटे नहीं। ये गारंटी है कि जितना भी सब्जेक्टिव हम वीडियो आपको लिए डाल रहे हैं चैनल पर, और सभी प्रश्न वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सारा सोशल साइंस का मटेरियल या इतना क्या बोलते हैं आपका सॉल्यूशन है आपका, अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बाहर नहीं जाएगा और नहीं सब्जेक्टिव में। मैराथन क्लास है, सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज है, MCQ है, फिर वन लाइनर है, सब्जेक्टिव है, सभी तरह का वीडियो आपको चैनल पर अपलोड है। आप सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितना हो सकता है हमसे एक्सप्लेन करने का हम कर रहे हैं, और आप उसको ध्यान से सुनिए। बस आपको सभी का 450 से एबव नंबर आने वाला है सभी पेपर में, देखना। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। तो खादर और बांगर मिट्टी में जो है क्या अंतर आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है। आप जानते हैं कि 7 से 14 नंबर तक वो 3 नंबर का प्रश्न रहता है, 3 अंक की रहता है हर प्रश्न। 7 से 14 तक आपका 3 अंक का रहता है, तो इसको भी 3 अंक रहेगा। तो कम से कम तो आपको जो अंतर है उसको 3 पॉइंट 4 पॉइंट में लिखना है। 3 पॉइंट से कम तो लिखना नहीं, 3 से अधिक लिखेंगे तो ही आपको 3 नंबर मिलेगा। 3 से कम लिखेंगे तो आपको ऐसे ही नंबर कट जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे 3 से अधिक पॉइंट में लिखने का। तो ये आपका 4 पॉइंट में है, 4 पॉइंट में आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो देखिए एक तरफ खादर लिखिएगा, एक तरफ बांगर। खादर और बांगर में अंतर निम्नलिखित है। खादर और बांगर में जो अंतर है वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट खादर का, गंगा के मैदान में नई जड़ों को खादर कहते हैं। खादर एक प्रकार का मिट्टी है और बांगर भी क्या है, एक प्रकार का मिट्टी है। दोनों क्या है, मिट्टी है। दोनों मिट्टी में अंतर बताना है। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर जो है उसी को आपको लिखना है, और 3 नंबर आपको मिलेगा। और कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट में लिखिए, आपको मिल जाएगा आपको 3 नंबर। चलिए तो खादर क्या है, गंगा के मैदान में नई जड़ों मिट्टी है जिसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और बांगर क्या है, गंगा के मैदान में पुरानी को बांगर, यानी कहने मतलब जड़ों मिट्टी, जो पुरानी जड़ों मिट्टी तो क्या बोलते हैं, खागर। जड़ों मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगा के किनारे। और पुरानी जड़ों मिट्टी जो है वो, पुरानी जड़ों मिट्टी का नाम क्या है आपका बांगर है। पुरानी जड़ों मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जड़ों मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। तो आप समझ गए, गंगा के किनारे जो जड़ों मिट्टी पाई जाती है, तो जो नया वाला मिट्टी उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी मिट्टी उसको बांगर बोलते हैं। क्या, कौन सा मिट्टी, जड़ों मिट्टी। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जड़ों की परत जम जाती है। बाढ़ के समय जो क्या होता है, नदी में जो पानी सारे क्षेत्र में क्या होता है, वो फैल जाता है, क्योंकि बाढ़ आता है उसमें पानी क्या होता है, सभी जगह फैल जाता है। उसके बाद नई जड़ों मिट्टी की परत जो हुआ क्या होता है, वो जम जाता है बाढ़ सूखने के बाद। उस परत को ही क्या बोलते हैं, आपको नई जड़ों मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बांगर में, निरंतर जड़ों के जमने से जो यह निक्षेप चबूतरा जैसा जो ऊंचा हो जाता है, और बाढ़ का पानी यहाँ से नहीं पहुँच पाता है। निरंतर जड़ों के जमने से जो क्या होता है, वो निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है, और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। पुरानी मिट्टी है जो आपका, पुरानी जड़ों मिट्टी का क्या है, बांगर है। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये अधिक उपजाऊ होती है। ये खादर मिट्टी जो है, जो नई जड़ों मिट्टी जो है वो कब, जो बाढ़ के पानी के आने के बाद जो वो जम जाता है परत, उसी को बोलते हैं खादर। तो जो खादर मिट्टी जो है, जिसको नई जड़ों मिट्टी होता है, जो बाढ़ के पानी आने से जमता है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, नया जो मिट्टी आता है जड़ों मिट्टी, उसी को बोलते हैं खादर। वो खादर मिट्टी जो है क्या, वो अधिक उपजाऊ होता है, और यह जो है कम उपजाऊ होती है। यानी नई जड़ों मिट्टी जो उससे क्या होता है, उपजाऊ ज़्यादा होता है, और पुरानी जड़ों मिट्टी जो है वो, जिसको बांगर बोलते हैं, यह जो है क्या, वो उपजाऊ कम होता है। किसके कंपेरिजन में, खादर के कंपेरिजन में बांगर। खादर अधिक उपजाऊ होता है, मिट्टी है, खादर एक मिट्टी है, और बांगर भी क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है। जो नई जड़ों मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, और पुरानी जड़ों मिट्टी को बोलते हैं बांगर, जो गंगा किनारे वो पाया जाता है। और ये बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। खादर जो है क्या है, बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। और यह जो है बांगर जो है क्या है,
यह बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा भूखंड है। यह जो है बाढ़ के मैदान का ही वो अंग है। बाढ़ आने के बाद ही क्या होता है, वो खादर मिट्टी का वो आता है। बाढ़ आने के बाद ही जो वो बाढ़ सूख जाता है, उसके बाद जो वो क्या होता है, खादर मिट्टी का वहाँ पर जम जाता है नया परत। और बांगर मिट्टी जो है क्या हुआ, वो बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा भूखंड है। वो बाढ़ के मैदान का ही अंग है। ये बाढ़ के मैदान का ही अंग क्या है, खादर। जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है उसी जगह पर क्या होता है, वो खादर मिट्टी पाया जाता है। और बाढ़ के मैदान का भाग यानी जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसके अलग में जो उसके ऊंचा भूखंड को ही क्या बोलते हैं, बागर मिट्टी बोलते हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का कुछ अथवा क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या फिर इसको इस तरह से पूछ सकता है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहाँ यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन है, एक पूछता है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति बताना है, कितना वर्षा चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितना क्या चाहिए वो खेती के लिए, गेहूं के लिए। और यहाँ स्पेशल बोल दिया कोई भी खाद्य फसल। तो गेहूं तो खाद्य फसल है। दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं क्या एक खाद्य फसल है। गेहूं क्या एक खाद्य फसल है, जो खाने पीने वाला फसल है। गेहूं क्या एक खाद्य फसल है, जिसको खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खाद्य फसल। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति। देखिए गेहूं की खेती के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उसको आपको बता रहे हैं। देखिए तापमान गेहूं के लिए कितना, पहला पॉइंट आपका तापमान कितना है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और इसके लिए जो है आपका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भी खेती गेहूँ के लिए कितना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। और उसके लिए वर्षा जो है, दूसरा पॉइंट क्या है, वर्षा कितना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। वर्षा का जो मात्रा है वह सेंटीमीटर होता है, तापमान का सेल्सियस। तो आपका तापमान कितना चाहिए, 20 सेंटीग्रेड आवश्यक है। और वर्षा आपको 50 से 75 सेमी वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। और गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा, तो आपको सिंचाई का भी आवश्यकता होगा गेहूं के लिए, क्योंकि 50 से 75% वर्षा की आवश्यकता होता है, और तापमान 20%। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका मिट्टी किस तरह की चाहिए गेहूँ के लिए। गेहूँ की खेती के लिए दोमट मिट्टी या फिर होना आवश्यक है। गेहूँ की खेती जो है के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। इसमें गेहूँ की उपजाऊ अच्छा होता है। और देखिए मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूँ के फसल के लिए ज़रूरी होता है। और मिट्टी जो है वो मिट्टी में नमी व ठंडा मौसम पर्याप्त है गेहूँ के लिए, और गेहूँ के फसल के लिए जो है ज़रूरी होता है नमी और ठंडा मौसम, ठीक है वो। और क्योंकि उसमें टेम्परेचर 20 डिग्री ही चाहिए, और आपका वर्षा आपको 50 से 75 सेंटीमीटर वो चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका गेहूं के लिए है, नेक्स्ट पॉइंट आपका गेहूं के लिए जो आपका चौथा पॉइंट आपका है, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। गेहूं की फसल जो पकता है उसमें क्या है, बादल रहित आकाश जरूरी है, यानी उसमें बादल घिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर गेहूं का फसल क्या होगा, वो गेहूं का जो अनाज है, गेहूं का जो फसल है वो क्या हो गया, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए गेहूं की फसल के लिए जो पकते समय जो जिसमें पकता है उसमें क्या है, बादल रहित आकाश होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट आपका, गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और बिहार आदि क्षेत्र में होती है। अधिकतर गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, यानी वो गेहूं के लिए जो प्रथम स्थान है भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी है, उसका अच्छा उपजाऊ होता है। इस सब जगह में गेहूँ की ज़्यादातर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान और बिहार, ये सब राज्य में क्या है, गेहूं की खेती गेहूं का पैदावार अधिक होता तो और सब राज्य में है। झारखंड में भी होता है, बंगाल में भी होता है, लेकिन ये सभी राज्य जो है जो आपको जो इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये सब में अधिक मात्रा में गेहूँ होता है। तो एक बार आपको फिर से इसको रिव्यू करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं, गेहूँ के लिए क्या चाहिए, गेहूँ क्या एक खाद्य फसल है। गेहूँ क्या एक खाद्य फसल है, खाने पीने वाला फसल है। गेहूँ के लिए जो क्या क्या परिस्थिति है, तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। वर्षा कितना, 50 से 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी कैसा चाहिए, दोमट मिट्टी। और मिट्टी में कैसा चाहिए, नमी और ठंडा होना चाहिए। और इसके लिए जो ये जो गेहूँ के लिए जो समय पकते समय क्या है, वो आकाश साफ रहना चाहिए, आकाश में बादल नहीं रहना चाहिए। और गेहूँ अधिकतर जो होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, बिहार आदि राज्य में उगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, दबाव समूह समाज के लिए
किसी खास तबके के हितों एवं दृष्टिकोणों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। विवेचना कीजिए। दबाव समूह जो है समाज में जो है वो है, और किसी खास तबके के हितों एवं दृष्टिकोण की जो संगठित अभिव्यक्ति है होते हैं दबाव समूह, उसका विवेचना करना, उसका वर्णन करना, दबाव समूह के बारे में आपको लिखना है। चलिए, जो दबाव समूह है इसका जो पहला पॉइंट आपका है कि दबाव समूह में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ उसमें ध्यान में रखा जाता है। तो समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा विचारधारा के लोगों का यह समूह है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है और दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए कि समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा विचारधारा के जो लोग हैं वह समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर वह दबाव डालता है, दबाव बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, दबाव समूह के नाम से उसको जाना जाता है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपका है, दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके साझा हित एवं स्वार्थ होते हैं। दबाव समूह सार्वजनिक नीति निर्माण से संबंधित पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास भी करता है। और तीसरा पॉइंट आपका, दबाव समूह समाज किसी खास हिस्से या समूह के हितों एवं दृष्टिकोणों को संगठित रूप से अभिव्यक्त करते हैं और व्यावसायिक हितों के लिए भी सरकार पर दबाव डालते हैं। इस तरह से आपका यह तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए हैं कि दबाव समूह का तीसरा पॉइंट क्या है। फिर इसके आगे है आपका, इसके बाद उसी प्रकार का जो कृषक संगठन कृषि के क्षेत्र में सरकार की नीतियों एवं जो आपका फसलों पर दबाव डाल सकते हैं, और एक कृषक संगठन शिक्षकों के कल्याण के लिए दबाव नहीं डालता है। उसी प्रकार शिक्षक संघ सिंचाई की सुविधाओं की भी मांग नहीं करता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है दबाव समूह के लिए, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम मजलिस, स्टूडेंट्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आदि दबाव समूह के कुछ उदाहरण। ये सभी जो है दबाव समूह का क्या है वो उदाहरण। क्या क्या आपका, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और फिर आपका क्या राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, ये सभी क्या है, मुस्लिम मजलिस, स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये सभी क्या है दबाव समूह के उदाहरण। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अथवा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अथवा क्वेश्चन जितना रहेगा और अच्छा, परीक्षा में अथवा नहीं रहेगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए यह वीडियो आपके लिए यह अथवा क्वेश्चन है जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता उसको लिखना है। एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है जिनमें से कुछ प्रमुख है जो निम्नलिखित है। एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है जो इनके लिए जो है कुछ प्रमुख नियम है, निम्नलिखित है जो आपको मुख्य विशेषता उसका है। जो पहला विशेषता है आपका, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले जो वह स्वयं करते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार का जो मुख्य विशेषता है, उस पहला विशेषता क्या है, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे फैसले प्रमुख फैसले स्वयं ही करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में जो चुनाव जो है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की यह ताकत है कि उसको अच्छा काम करेगा तो उसको रखेगा, नहीं तो फिर उसको बदल सकता है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। देखिए, तीसरा पॉइंट आपका है, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। देखिए, तीसरा विशेषता क्या है, लोकतंत्र की जो तीसरा विशेषता यह क्या है, इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। और चौथा विशेषता आपका है, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिकों अधिकारों की सीमा में रहते हुए ही काम करती है। जो चुनाव द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो क्या करता है, संविधान के द्वारा, संविधान में जो लिखा हुआ जो है नियम, उसी के अनुसार क्या करता है वो कोई भी फैसला को वो कानून को ध्यान में रखकर ही नागरिक के अधिकारों की सीमा में ही रह के वो काम करती है। चलिए, इस प्रकार से ही आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया क्या आप इस कथन से सहमत हैं। देखिए, ये जो आपका 12 नंबर प्रश्न है,
बेल्जियम में जो डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, या क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से बहुसंख्यक डच भाषी के लोगों से अधिक समृद्ध था, शक्तिशाली भी था, और स्वाभाविक रूप से डच भाषी समुदाय इस स्थिति से नाराज था क्योंकि डच भाषी लोग संख्या में अधिक थे परंतु धन समृद्धि के मामले में कमजोर थे। दोनों समुदाय की बीच तनाव का भी यही मूल कारण था, और परंतु बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास भी किया, और इस बात से वह सहमत नहीं हुआ क्योंकि बेल्जियम में जो है विभिन्न समूहों को सत्ता में भागीदार बनाते हुए राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया गया, और भाषाई विवाद को हल करने के लिए केंद्र सरकार में सभी समूहों का समान प्रतिनिधित्व किया। और दूसरा जो आपका है कारण, कुछ विशेष कानून तभी पारित हो सकते हैं जब विभिन्न भाषा समूहों में उस विषय पर सहमति हो। किसी एक भाषा विशेष को राज्य की भाषा नहीं घोषित किया जा सकता है, और अलग अलग भाषा समूहों को अपनी सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका इस सरकार को सामुदायिक सरकार कहा गया, जो कि केंद्र तथा राज्य के बाद तीसरे स्तर पर कार्य करती थी। इसे संस्कृति तथा भाषा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, और इन सभी प्रयासों के माध्यम से बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के भाषाई विवाद को हल करने का प्रयास भी किया गया, और जो पूर्णतः क्या वो सफल रहा। इस प्रकार से यह भी प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हो गया। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का प्रदान करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त मुद्रा वाले जो लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच जो है बैंक किस प्रकार से वो मध्यस्थता का काम करती है, उसको लिखना है। चलिए साधारणतया जो है दो प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं, एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, और दूसरा जो वे जिन्हें धन की ज़रूरत होती है। देखिए दो ही तरह के लोग बैंक में जाता है, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ आपका बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए, दूसरा वे लोग जो जिसको पैसा की ज़रूरत है, वो दूसरे लोग जो वो धन की ज़रूरत के लिए वो बैंक जाता है। चलिए बैंक इन दोनों प्रकार के जो लोगों के बीच वो मध्यस्थता प्रदान करता है, और क्या करता है, जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उससे क्या करता है, वो ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक में सूद देती है, और जिन्हें धन की ज़रूरत होती है उन बैंक के जो है बैंक के जो ग्राहक है उससे वो क्या करता है, सूद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बैंक में जो बहुत ज़्यादा पैसा जमा करता है, जो पैसा जमा करके रखता है, उसको क्या करता है, वो इंटरेस्ट देता है, और जो पैसा लेता है उससे क्या करता है, वो इंटरेस्ट लेता है। नहीं, वो आपको देखिए जो पैसा डिपॉजिट करता है उसको वो इंटरेस्ट देता है, मिलता है इंटरेस्ट, लेकिन जो लोन लेता है उससे क्या करता है, वो इंटरेस्ट लेता है, उससे वो सूद लेता है, उसी को सूद बोलते हैं। चलिए धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की जांच बैंक की उचित दर लेते हैं। धन जो है वो कर्ज लेने वाले नहीं, ऋण लेने वाले जिसको साख बोलते हैं, ऋण या साख उसी बोलते हैं, जो कर्ज लेने वाले से जो बैंक जो है करता है सूद की ऊंची दर लेते हैं, नहीं बहुत अधिक दर में वो इंटरेस्ट लेता है, जबकि जमाकर्ताओं को सूद की कम दर देते हैं, और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उससे वे अपना काम चलाते हैं। देखिए ये तो आपको पता भी है कि जो बैंक में जो ऋण लेता है या फिर लोन लेता है उससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जिसको जो पैसा जमा करके रखता है डिपॉजिट करके, उसको वो ऋण जो भी पैसा रखता है उसको वो इंटरेस्ट कम देता है, और जो पैसा अधिक हो गया वो बैंक क्या करता है, वो बैंक अपने फ़ायदे के लिए वो रखता है, क्योंकि बैंक को तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। बैंक जब को कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर वो बैंक चलेगा कैसे। इसलिए सरकार हमेशा वो उस चीज़ को जानता है कि जो सूद जो आपको जो ऋण लेता है उसको उससे अधिक सूद लेता है, जो आप पैसा जमा करके रखता है उसको इंटरेस्ट उसको भी देता है लेकिन उसको कम देता है, और जो अधिक हो गया वो बैंक को अपने काम में लगाता है, और इस प्रकार से क्या करता है वो, और इस प्रकार से वो अपना काम चलाते हैं, और बैंकों की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है। जिसको पैसा चाहिए वो बैंक में जाकर वो पैसा ले लेता है, जिसको लोन चाहिए ऋण में वो पैसा लेता है, फिर बाद में उसको पैसा वो चुकाता है, क्रेडिट के रूप में वो फिर चुका देता है, और जिसके पास अधिक पैसा है वो क्या करता है, बैंक में जाके जमा कर देता है। तो इस तरह से बैंकों की मध्यस्थता जो है वो सब वर्गों का कल्याण हो जाता है, और साथ में बैंकों का भी काम हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो कब हुआ, 1986।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का वो 1986, इसका निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप जान लीजिए क्यों पड़ी। क्योंकि उपभोक्ता जो है, लोग उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अनेक प्रकार के ठगे जाते हैं। देखिए, उपभोक्ता जो है क्या करता है, लोग जो है उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अनेक प्रकार से वो ठगे जाते हैं। इसलिए जो है सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता अधिनियम पास किया गया, और इस अधिनियम के जो है अनेक कारणों से बड़ी आवश्यकता थी। ये जो अधिनियम की जो अनेक कारणों से जो वो बड़ी आवश्यकता थी। पहला आवश्यकता क्या थे, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक, व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि सभी जगह क्या है, स्वार्थ है। पूरा दुनिया क्या है, वो स्वार्थ पे टिका हुआ। इसलिए वो एक नियम बनाया गया कि वो उसको बहुत ज़्यादा ठगे नहीं, इसलिए वो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया। नहीं तो स्वार्थ में क्या करेगा, वो सब पूरा का पूरा गलत काम होता है स्वार्थ में। तो दूसरा पॉइंट आपका है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब हुई जब अधिक महसूस हुई जब कुछ बेईमान व्यापारी जो है अपना जन साधारण के जीवन से ही वो खेलना शुरू कर दिया और लोगों के लिए घी, तेल, दूध, मक्खन, खोया और मसालों आदि मिलावट करनी शुरू कर दी। देख रहे हैं नहीं कितना स्वाद ये है, आपको मुनाफा के लिए वो मिलावट भी शुरू कर दिया, और इस प्रकार से इसे बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ता था। इसके कारण वो जो है वो जागरूकता जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिससे इस चीज़ का थोड़ा सा कम हुआ प्रभाव। अब देखिए, अब इससे आगे क्या हुआ, क्या हो सकता है, कोई भी सरकार उत्पादकों, व्यापारियों या दुकानदारों की इस उद्दंडता को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनाप शनाप रेट से वो बेचता है। इस तरह से वो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। और अधिक कीमत ले लेना इतना ही कि हानिकारक नहीं जितना कि वो खाने पीने की चीज़ों की मिलावट कर देना, इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की बड़ी आवश्यकता पड़ी। चलिए, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में जो है लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? तो श्रम कानूनों में लचीलापन अनेक प्रकार से कंपनियों की मदद करेगा, क्योंकि इसी आशा से भारतीय सरकार ने बहुराष्ट्र कंपनियों को श्रम कानूनों की कई रियायतें दी। पहला क्या दिए, पहला रियायती क्या है, संगठित क्षेत्र की कंपनियों को श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु हाल के वर्षों में इन बहुराष्ट्र कंपनियों को अनेक नियमों में छूट की अनुमति भी दी गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट दूसरा जो आपका रियायतें हैं, दूसरा रियायतें क्या है, दूसरे श्रम लागत को कम करने के उद्देश्य से बहुराष्ट्र कंपनियों ने छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने की भी अनुमति दे देगी, और काम के दबाव कम होते ही वे कंपनियां ऐसे अस्थायी सदस्यों की छंटनी भी कर सकती है। अब देखिए, तीसरा आपका और आगे इससे प्रभाव क्या हुआ, जब कानूनों में आए लचीलेपन के कारण जो है बहुत सी बहुराष्ट्र कंपनियां भारत ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, और बहुत सी कंपनियां जो है ऐसा करने जा रही है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा इसी का अथवा क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है और क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें। ये जो आपका अथवा जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन और भी छूटेगा नहीं, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर क्या होगा, समय तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन का संख्या भी तो ज़्यादा हो रहा है। आप एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा आपका, आप एक वीडियो में ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन को आप वहाँ पे आप कर लिए, और इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चलिए, तो यह क्वेश्चन आपका क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन और कारण दें। चलिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हो या चाहे वह भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान, फसल कटाईदार या फिर बुनकर, बढ़ई, लोहार आदि, फिर शहरी क्षेत्रों के हो जैसे लघु उद्योग श्रमिक, निर्माण, व्यापार, परिवहन में लगे आकस्मिक श्रमिक, सड़कों पर घूमने वाले फेरीदार, सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक आदि, सबका आर्थिक सामाजिक शोषण होता है। सबका क्या हो, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, शोषण होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होता है, शोषण होता है। विशेषकर जो श्रमिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े जैसे एसटी, एससी और फिर ओबीसी वर्गों के संबंध जो रखते हैं, उनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और उन्हें न केवल आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है, और उन्हें जो है सामाजिक अन्याय का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें कुओं से पानी भरने भी नहीं दिया जाता है, कई बार उन्हें
विशेष मंदिरों में भी नहीं जान दिया जाता है। उनके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक शोषण से भी उन्हें बचाना होगा, तभी राष्ट्र के सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। क्योंकि बहुत सारा जगह जो है क्या हुआ, ST SC OBC ये सब पर क्या होता है, वो भेदभाव करता है, उसको बहुत सारा सुविधाओं से क्या करता है, वंचित कर दिया जाता है। चलिए, इस प्रकार से आपका ये आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपका अब आ गया आपका सेक्शंस, जो खंड गौ होता है, जो आपका दीर्घ प्रश्न होता है, जो आपको 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, इसमें से आपको 5 में से कोई 3 लिखना है। अब पहुंच गया हम लोग कहाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ से कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन अभी हम सभी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि परीक्षा में आपको कोई 3 ही लिखना है। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। देखिए 19वीं सदी में जो भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का जो निम्नलिखित असर हुआ, पहला क्या हुआ, अनेक लोगों को छापेमारी में काम मिला। ये पहला क्या मिला, 19वीं सदी में जो भारत में गरीब जनता पर जो मुद्रण संस्कृति का जो असर हुआ, पहला असर क्या हुआ, अनेक लोगों को छापखाने में आपका क्या बोला, काम मिला। दूसरा असर क्या हुआ, सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगा। इस तरह से आपका दूसरा प्रभाव हुआ। अब तीसरा क्या हुआ आपका, तीसरा जो आपका हुआ, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन की राष्ट्रवादी भावनाओं को भी रोपण किया गया। इस तरह से आपका जो ये जो प्रश्न था आपका इस तरह से पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन नहीं, आप इतना लिखने से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और भी आप बढ़ा के 2-4 पॉइंट और कर देंगे। यहाँ पे आपका 3 पॉइंट है, क्या है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। पहला असर, अनेक लोगों को छापखाने में काम मिला, जो छापखाने होता है वो इसमें काम मिला। और दूसरा असर क्या हुआ, सस्ती मुद्रण सामग्री में उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। और तीसरा जो असर हुआ, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना का रोपण किया। इस तरह से और दो पॉइंट कुछ ना कुछ लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आंसर को ज़्यादा लिखना है, अपने मन से भी 2 कुछ लिख करके आपको लंबा कर देना है। इससे आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम 16 नंबर, क्योंकि नहीं कंटेंट रहेगा तो आप कुछ ना कुछ आपको लिखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर की तरह लिखना होगा ना। भारतीय 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण बताएं। तो जो आपका भारतीय लोकतंत्र में जो है राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो इसका कारण है, पहला कारण क्या है, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत ही लुभावना लग सकता है, क्योंकि नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे। और यह सोच भले ही सुखद और, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर होगा, क्योंकि निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून ही एक क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। और सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को भी हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को भी प्रोत्साहित करेंगे। चलिए, ये आपका पहला कारण है। दूसरा कारण आपका क्या है, इसी का कुछ भाग है, देखिए, पर विविध संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से ही लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कारण जो आपका, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसे कई राज्य में 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने का पर भी रोक लगा दिया है। इनके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए हैं, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति से ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले का या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने का भी संभावना होती है। चलिए, इस प्रकार से आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया पूरा। अब तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट आपका, लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाकर लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाना ही राजनीतिक सुधारों का लक्ष्य होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट आपका, राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे संसाधन की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि उन्हें कौन और
क्या कानून क्यों कानून करेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का कुछ अथवा क्वेश्चन है, अथवा वाला प्रश्न है। अथवा में क्या है, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, वर्णन करें। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकती, उसको वर्णन करना है। देखिए, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा और सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। चलिए, इस तरह से आपका और आगे देखते हैं। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा जो है सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हम दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, और चाहे वह देश बड़ा हो या फिर छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सभी में क्या होता है, यह काम होता है। अब देखिए, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित और लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है, और जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार को नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है, ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए भी उपकरणों की आवश्यकता होती है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो आपका आंसर है, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। चलिए, इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। देखिए, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत है इसका आपका पहला कारण बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है। पहला पॉइंट आपका है, पहला कारण है, ऋण के मुख्य दो स्रोत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण वह हैं जो बैंकों या सहकारी समितियों से प्राप्त होती है, और जबकि अनौपचारिक ऋण वे होते हैं जो साहूकार, व्यापारियों और मित्रों, रिश्तेदारों आदि से प्राप्त है। देखिए, ऋण दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण उसको बोलते हैं जो कि आपका बैंक और सरकारी समितियों से ही प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण क्या होता है, आप दोस्त से पैसा उधार ले सकते हैं, साहूकार जो व्यापारी होता है, किसी से भी आप पैसा उधार लेते हैं, उसको क्या होता है, अनौपचारिक ऋण। और जो औपचारिक ऋण जो ऋण होता है जो बैंक वगैरह से आपको सरकारी संगठन से लिया जाता है, उसको बोलते हैं औपचारिक ऋण। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपका, औपचारिक ऋणों में ब्याज दर प्रायः साधारण होता है। औपचारिक में क्या होता है, ब्याज दर साधारण होता है और उसका 8 से 10% तक ही लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण जो है वह 6 गुना अधिक होता है, यानी कुछ भी ले सकता है। औपचारिक ऋण का जो इंटरेस्ट वो बहुत अधिक होता है, और औपचारिक का क्या होता है, ये मतलब बहुत अधिक नहीं होता। चलिए, क्योंकि वो तो प्राइवेट आदमी होता है, अनौपचारिक में कुछ भी ले सकता है, 10 रुपया भी इंटरेस्ट कुछ भी वो आप बोल के लेता है कि जितना में आपको पहले बोल देता है इतना लेंगे हम इंटरेस्ट के रूप में, तो आप हाँ करते हैं उसके बाद ही देता है, क्योंकि उसमें कोई क्रेडिट ज़्यादा नहीं कुछ होता है। और बैंक में क्या होता है, बहुत सारा क्रेडिट का जरूरत पड़ता है। अब देखिए, औपचारिक स्रोतों से में ऋण लेने वाले को कोई शोषण नहीं होता है, और परंतु अनौपचारिक में क्या होता है, ऋण लेने वाले को अनेक प्रकार से शोषण होता है। ठीक है, औपचारिक ऋण लेने वाले को कोई तरह का शोषण नहीं करता है, लेकिन अनौपचारिक में आपको आप पैसा नहीं देंगे समय पर, क्या होगा, आपको बहुत सारा शोषण करता है आपको साहूकार लोग। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, शोषण का शिकार बनना पड़ता है। यदि किसान यह ऋण किसी भी व्यापारी से लेता है तो वह चाहेगा कि किसान उसे अपना अनाज सस्ते दामों में बेचे। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि भारत में ऋण औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न प्रकार के ऋण लेने वाले को सस्ती दर पर ऋण मिल सके और शोषण का भी बचाव हो सके। मानव भी निश्चित रूप से ऋण बैंक से ही लेगा, न कि साहूकार से, क्योंकि एक तो वह सूद की उचित दर से बचेगा और दूसरे कि वह साहूकार द्वारा अपनाए गए जो जानलेवा जो शोषण होता है उससे बचेगा। इसलिए वो मानव को बैंक से ही ऋण लेना चाहिए, अन्य औपचारिक ऋण ही वह मनुष्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, जिसमें शोषण
नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जो है जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। देखिए परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को जो है आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण का एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है उसके बारे में आपको कुछ यानी चर्चा करना। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों में जो है कुएँ, झील, तालाब, बावलियाँ आदि प्रमुख है। गाँव में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि अत्यंत सफल है, जबकि शहरों में आज जब जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है तो छत वर्षा जल संग्रहण आवश्यक हो गया है और वर्षा जल छतों से बहकर नालों नलियों से होता हुआ समुद्र में क्या होता हुआ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को अगर अपनी भूमि पर ही संग्रहित कर लिया जाए तो जल स्तर के गिरने की समस्या से क्या होता है निजात पाया जा सकता है। और देखो वर्षा जल को छतों से निम्न प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है। पहला, वर्षा जल को एकत्र करने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, एकत्रित जल को भूमिगत पाइपों के द्वारा टैंकों, हौजों या गड्ढों तक ले जाया जाता है ताकि अतिरिक्त जल जमा होने पर उसे कुओं से संग्रहित किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है शिलोंग एवं तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण विधि सफलतापूर्वक काम कर रही है। कहाँ? शिलोंग तमिलनाडु और आपका राजस्थान में क्या हुआ छत वर्षा जल संग्रहण विधि सफलतापूर्वक काम कर रही है। चलिए इसी प्रश्न का अथवा क्वेश्चन है, अथवा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस सेट में है जो कि आपको अथवा वहाँ पे नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन आपको अथवा इसलिए करा रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करेंगे तो क्या वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए लोहा और इस्पात उद्योग केवल प्रायद्वीपीय पठार में ही क्यों स्थित है, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। देखिए लोहा और इस्पात जो है आयरन और स्टील जो है उद्योग के लिए इंडस्ट्री के लिए केवल प्रायद्वीप भारत में ही क्यों स्थित है, इसका कुछ कारण है जो 3 कारण को आपको लिखना है। चलिए प्रायद्वीप भारत प्राचीन कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है जो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है। इस क्षेत्र में भारत के 6 प्रमुख लौह इस्पात केंद्र स्थित हैं जो निम्नलिखित है। जमशेदपुर, ये सब जो आपका जो बता रहे हैं प्रायद्वीप भारत में ही वो क्या हुआ स्थित है। जमशेदपुर, बोकारो, कुल्टी, वर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये सभी जो 6 जो प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है जमशेदपुर, बोकारो, कुल्टी, वर्नपुर, दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई, ये आपका प्रमुख क्या हो प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित है। अब देखते हैं इसका। अब देखिए पहला पॉइंट आपका है कच्चे माल की उपलब्धता। लौह उद्योग का कच्चा माल भारी होता है और कच्चे माल की उपलब्धता भारी होता है और इस तथा अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए लौह उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इसलिए प्रायः भारत का लौह अयस्क जो है मैग्नीज, चूना पत्थर आदि खनिजों में धनी है। अब देखिए दूसरा आपका जलापूर्ति। इस उद्योग में जल अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इसकी पूर्ति हेतु इस क्षेत्र में प्रवाहित दामोदर, महानदी, गोदावरी एवं इसकी सहायता नदियों द्वारा होती है। देखिए इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में ये सब होता है क्योंकि यहाँ पर वो ये कच्चा माल बहुत भारी होता है और वो दूर में रहेगा, फिर क्या उसको परिवहन में दिक्कत होगा और पानी की भी सुविधा होना चाहिए। ये सब के लिए ये सब इंडस्ट्री में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है, इसलिए वो जहाँ पर नदी का साधन रहता है वहीं पर वो चीज़ को लगाया गया इंडस्ट्री को। चलिए अब तीसरा पॉइंट आपका है तीसरा कारण आपका है शक्ति का संसाधन। ऊर्जा के साधन के रूप में भी कोयला एवं जल विद्युत का अधिक उपयोग होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, इसलिए प्रायद्वीप भारत में ही ये सब प्लांट को लगाया जाता है। और चौथा पॉइंट आपका है परिवहन का कारण, परिवहन एवं व्यापार। इस क्षेत्र में सड़क एवं रेल मार्ग का अच्छा विकास हुआ है, साथ ही समुद्री पतन का भी सुविधा है, जैसे कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, ये सब इसके कारण वो इस प्रायद्वीप भारत में लौह इस्पात केंद्र को स्थापित किया गया है। चलिए और पाँचवा कारण है आपका सस्ते श्रमिक। घनी जनसंख्या के कारण सस्ते दर पर श्रमिक भी उपलब्ध हो जाता है, इसके कारण वो प्रायद्वीप भारत में ही जो आपका लोहा और इस्पात कंपनी को स्थापित किया गया है। और इस तरह से कर्नाटक के 2 लौह और इस्पात संयंत्र के नाम जो है भद्रावती और विजयनगर तथा पश्चिम बंगाल के 2 लौह इस्पात संयंत्र है वर्नपुर और दुर्गापुर। वर्नपुर और दुर्गापुर ये क्या है पश्चिम बंगाल में है और विजयनगर और भद्रावती आपका कहाँ है कर्नाटक में। आपका भिलाई वगैरह हो गया, भिलाई है, फिर क्या था
भिलाई आपका था जो आपका मध्य प्रदेश में है भिलाई। राउरकेला आपका कहाँ पे, राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भिलाई क्या है, मध्य प्रदेश में है। बर्नपुर ये सब क्या, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो गया। बोकारो झारखंड, जमशेदपुर ये झारखंड में है। चलिए इस तरह सबका ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट जो क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या मैप है, जो आपको मैप को बनाने से भी आपको क्या होगा 5 नंबर आ जाएगा। ये मैप बहुत आसान है, जो आपको मैप के लिए मानचित्र के लिए भी वीडियो हम बनाए हैं, उसमें आपको वीडियो को देखेंगे कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहाँ है, कौन सा राज्य जो है भारत के मानचित्र पर कहाँ पर स्थित है। इस तरह से आपको ये मैप आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए पारादीप आपका, पारादीप, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र और हल्दिया और कोयला क्षेत्र और कोची, ये सबको आपको दिखाना है। देखिए पारादीप हो गया, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र और हल्दिया और कोयला क्षेत्र, कोची, ये सभी को क्या करना है आपको मैप में बताना है। तो आपको देखिए आपको मैप वाला जो मानचित्र, जो आपको मानचित्र का जो वीडियो जारी किए हैं, अपलोड किए हैं, इसमें ये सिर्फ बताया गया कि कौन सा ये कहाँ पर है। मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहाँ पर है। तो ये जो आपका मानचित्र है, मानचित्र वाला जो प्रश्न होता है आपका क्या होता है 19 नंबर में आपका रहता है। कितना नंबर में, 19 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका सेट जो सब्जेक्टिव में जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका मानचित्र ही रहता है, जो आपको 19 नंबर क्वेश्चन होता है। इसको बनाने से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से आपको मानचित्र वाला जो वीडियो में आपको ये बताया गया है। और इससे आपको नहीं होगा तो फिर आपको चैप्टर वाइज जो आपको करा रहे हैं, इससे भी आपको क्या हो जाएगा बहुत सारा मानचित्र का हो जाएगा। लेकिन आपको चैप्टर वाला वीडियो से या फिर अलग से भी हम कभी सभी मानचित्र को सेट का जितना भी सेट है 10 सेट है, सब सेट को हम एग्ज़ाम से पहले हो सकता है तो करा देंगे। ऐसे तो हम सेट वाइज करा ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को पहले नहीं कराए थे, लेकिन जो मानचित्र के बाद आपको कराएंगे, क्योंकि मानचित्र के पहले हम बता दे रहे थे कि इसके लिए आपको स्टेट को याद रखना है। तो स्टेट वाला वीडियो तो आपको पता हो गया, तब तो आपको समझ में आप आसानी से, जैसे ये वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मानचित्र का क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो आपको पारादीप को आपको दिखाना है, पारादीप कहाँ है, तो आपको पारादीप जानना है। पारादीप कहाँ है, पारादीप आपका कहाँ है, उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। ये आपका पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो आपको मैप में आपको उड़ीसा दिखना है। फिर आपको नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र को दर्शाना है। नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र आपका कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो आपको मैप में आंध्र प्रदेश को लिखना होगा। अब हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर आपका, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया कहाँ आपका, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। तो हल्दिया के लिए कहाँ दर्शाना होगा, वेस्ट बंगाल दर्शाना होगा। फिर आपके लिए कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, कोयला क्षेत्र आपका बहुत सारा जगह में। तो आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, बहुत मेघालय, सभी जगह कोयला क्षेत्र है। तो आपको मेन में आपको कोयला क्षेत्र क्या दिखा देना है, झारखंड को दिखा देना है, झारखंड उड़ीसा को दिखा देना है, झारखंड उड़ीसा को दिखा देना है जो अधिक मात्रा में कोयला है। चलिए, और कोची, कोची कहाँ है, केरल में। कोची क्या है, केरल में। तो कोची के लिए क्या दिखा देंगे, केरल दिखा देंगे। और आपको देखिए आपको ट्रिक बताए थे। देखिए पहला चीज़ आपको क्या है, आपका पारादीप है। पारादीप को कहाँ रखेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबरिंग आप इसी हिसाब से करेंगे। मान लीजिए आपको इसी तरह से नंबरिंग करेंगे कि आपको 1 नंबर में, मान लीजिए सपोज आप पारादीप को रखें, मान लीजिए 1 नंबर में क्या रखें, पारादीप। तो 1 नंबर में आपको पारादीप को मैप में दर्शाना होगा, जो आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। 2 नंबर में मान लीजिए हम 2 नंबर में आपको मान लीजिए आप रखें नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे जैसा नंबरिंग आप करेंगे उसी तरह आपको मैप में लिखना होगा। तो 1 नंबर में पारादीप को किया, तो 1 नंबर में आपको मैप को पारादीप यानी आपको उड़ीसा में दर्शाना होगा। नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र को 2 नंबर में रखें, जो कि आपका कहाँ है, तो उसको आंध्र प्रदेश में दर्शाना होगा। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। 3 नंबर मान लिया आपको उसको हल्दिया को 3 नंबर में रखें, तो हल्दिया को आपको वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको दर्शाना होगा। कोयला क्षेत्र आपको झारखंड को लिए या उड़ीसा को लिए, उसको मान लीजिए 4 नंबर में, 4 नंबर में आपको झारखंड या उड़ीसा में आपको दर्शा देना है। उसका 5वां आपका जो कोची है, कोची को दर्शा दिए आपका केरल में है, तो उसको आप 5 नंबर में केरल को रख दें, कोची को। इस तरह से आपका 1 नंबर में आपको पारादीप, 2 नंबर में नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र, 3 नंबर में हल्दिया और 4 नंबर में कोयला क्षेत्र और कोची 5 नंबर। इस तरह 5 नंबर, 5 क्वेश्चन को आप करते हैं तो इस तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैप में आपका अलग अलग नंबर दिया है। यहाँ पे कोयला क्षेत्र को 1 नंबर में रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को समझा देते हैं। कोयला क्षेत्र को क्या रखा, 1 नंबर में। 2 नंबर में रखा हल्दिया को, 3 नंबर में क्या रखा, पारादीप को, 4 नंबर में क्या रखा, 4 नंबर में नेल्लोर और अभ्रक को रखा, और 5 नंबर में क्या रखा, कोची। तो जिस तरह आपका यहाँ पे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे भी लिखना है, जैसे भी नंबर देंगे आंसर में, उसी नंबर को आपको मैप में दर्शाना होता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आपको मैप में क्या लिखें, मैप में जो लिखें उसी को आपको जो आप आंसर में लिखेंगे कॉपी में, जो नंबर आंसर में जो नंबर
सपोज आप इस तरह का नंबर लिखेंगे तो इसी तरह आपको मैप में भी लिखना होगा। और यदि आप जिस तरह हम लिखे थे क्वेश्चन में कि जैसे आपको शुरुआत से था कि शुरुआत में जो था उसी को 1 नंबर 2 नंबर करके लिखे तो उसी तरह आपको मैप में भी दर्शाना होगा। यहाँ पे इस तरह का जैसे यहाँ पे आंसर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मैप में वो दर्शाया गया है। 1 नंबर में कोयला क्षेत्र जो कहाँ पर होता है, झारखंड उड़ीसा, तो झारखंड उड़ीसा में 1 नंबर में लिखा होगा। देखना अब देखिए मैप में झारखंड में आपको कोयला क्षेत्र मिलेगा। कोयला क्षेत्र कहाँ 1 नंबर में क्या है आपका, 1 नंबर में क्या है, ये आपका एरिया क्या है, झारखंड है, क्योंकि आपको ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे आपको, क्या बताया था, हजारों फूल बरसाए मेरे में हूँ आया। तो आपका जो फूल बरसाऊँ वाला जो ट्रिक बताए थे, फूल का जो ट्रिक बताए थे, देखिए PHUUL, तो पी से क्या हो गया यहाँ पे पंजाब, जो आपके ये आपका क्या है पंजाब है, ये क्या है आपका क्या है हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद क्या है आपका ये वाला क्या है उत्तराखंड है, ये वाला क्या है यूपी है, और ये आपका क्या है ये बिहार है, बिहार के बगल में क्या आपका ये झारखंड है। तो यही यहाँ पर क्या है झारखंड, 1 नंबर क्या दिखा दिया, झारखंड दिखा दिया। तो आपको ये ट्रिक जो वीडियो में बताए तो आपको इस हिसाब से आपको दिख जाएगा और बार बार देखने से आपको याद भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका है 2 नंबर में क्या है हल्दिया, हल्दिया क्या है हल्दिया, हल्दिया अगले ट्रिक पर क्या बताया पश्चिम बंगाल, हल्दिया कहाँ है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया कहाँ है पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल जो आपका क्या है वेस्ट बंगाल कहाँ पर बताया था एक लेडी की तरफ। यहाँ जो एक ये जो मैप है आपका क्या है, ये जो मैप है आपका क्या है, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये क्या है लेडी की तरह आपको ये जो है आपका देखिए ये जो आपका यहाँ से जो आकृति जाए इस तरह का जो आकृति है ये बोला जो आकृति है क्या है आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ ऊपर में क्या है ये बोला सिक्किम है, जो ममता बनर्जी के लिए बताए थे जो लेडी की तरह है वो क्या है ममता बनर्जी, वो क्या वेस्ट बंगाल है। और इसी जगह आपको 2 नंबर में आपको हल्दिया को दर्शाया रही है कि आपका यहाँ पर क्या है कोयला क्षेत्र, ये ऊपर में क्या है सिक्किम है। तो आपको 3 ट्रिक बताए थे। अब नेक्स्ट जो आपका है 3 नंबर में क्या है आपका, 3 नंबर में आपका है देखिए 3 नंबर में आपका पारादीप, पारादीप कहाँ है, पारादीप का उड़ीसा में, उड़ीसा के ट्रिक बताए थे, उड़ीसा के लिए क्या ट्रिक बताए थे, पारादीप क्या उड़ीसा, उड़ीसा के ट्रिक बताए थे आपको क्या बताए थे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, ट्रिक क्या बताए थे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम ना यहाँ से क्या था तुम ना, ये तमिलनाडु है, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। तो तुम ना से तमिलनाडु, ये क्या है आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना उसी से अलग हुआ है। फिर क्या होगा ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका क्या है आपका ये आपका उड़ीसा। 3 नंबर में क्या उड़ीसा, तो पारादीप कहाँ है उड़ीसा में, तो 3 नंबर आपको उड़ीसा है नहीं, ये बोला तुम ना, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और ये आपका तेलंगाना, ये बोला क्या है तेलंगाना उसी से अलग हुआ। तो 3 नंबर में क्या है उड़ीसा, पारादीप कहाँ है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए अब मैं बोला वीडियो को आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। चौथा जो पॉइंट है नेल्लोर और अभ्रक, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र कहाँ है, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। अभी देखिए अभी ट्रिक बताए थे। 4 नंबर कहाँ पे हो जाएगा, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम क्या ये बोला आपका क्या है तुम तमिलनाडु, तुम ना आंधी में, आंधी क्या आंध्र प्रदेश ये है, ये बोला आपका क्या ये आपका तेलंगाना है, तो आंध्र प्रदेश ये है तुम ना आंधी में, तुम ना आंधी में, आंधी मतलब क्या आंध्र प्रदेश। 4 नंबर में आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखिए ट्रिक बताए थे इसको याद रखने के लिए, और ऐसे याद कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तब तो अच्छा बात, नहीं तो ट्रिक का सहारा लीजिएगा याद रखने में, नहीं फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप बना ही नहीं सकिएगा। 5 नंबर आपको ऐसे ही छूट जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अंतिम आपका 5 नंबर पारादीप, सॉरी कोची, कोची क्या है केरल में, आप जानते हैं बताए थे ये जो केरला की तरह जो दिख रहा है वो क्या है केरल है। तो 5 नंबर में क्या होगा केरल। लेकिन आप जिस तरह से नंबरिंग दें उसके अनुसार बना, यदि आप ऐसे नंबर करते हैं जैसे हम अभी बोले, जैसे आप 1 नंबर में आप यहाँ पे देंगे मान लीजिए पारादीप को, 2 नंबर में नेल्लोर और अभ्रक, 3 नंबर में हल्दिया, 4 नंबर में कोयला क्षेत्र और 5 नंबर में कोची, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप भी दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस तरह से नंबर देंगे, 1 नंबर में आप पारादीप को लिखेंगे आंसर में, 2 नंबर में नेल्लोर और अभ्रक क्षेत्र को लिखेंगे, 3 नंबर में हल्दिया को लिखेंगे, 4 नंबर में कोयला क्षेत्र को लिखेंगे, 5 नंबर में कोची को लिखेंगे, तो कोई दिक्कत आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तब 1 नंबर में किसको दर्शाना होगा पारादीप को, पारादीप कहाँ है उड़ीसा में, उड़ीसा की जगह में 1 नंबर लिखना पड़ेगा। और नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र को जो दर्शाना रहेगा 2 नंबर में लिखेंगे, 2 नंबर में क्या लिखना पड़ेगा कहाँ पर होगा नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, आपको आंध्र प्रदेश में 2 नंबर लिखना पड़ेगा। और 3 नंबर में हल्दिया लिखना होगा, 3 नंबर में क्या होगा आपको पारादीप जो है कहाँ है, सॉरी हल्दिया कहाँ है आपका पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो है वो 3 नंबर लिखना पड़ेगा। और कोयला क्षेत्र कहाँ है झारखंड में, झारखंड को 4 नंबर में लिखना पड़ेगा। और कोची को आपको 5 नंबर मतलब केरल में 5 नंबर लिखना पड़ेगा। तो जैसे नंबरिंग करेंगे उसी हिसाब से मैथ में लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 नंबर यहाँ पर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह से नंबर दो कोई दिक्कत नहीं। आपको दिखाना है कि पारादीप कहाँ है, तो पारादीप को जहाँ पर वहाँ पर लिखेंगे और कोई बात नहीं। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आप जो भी आपको आसान लगेगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए ना पारादीप कहाँ है आपका
उड़ीसा, तभी जाकर आप मैप में मानचित्र में आप दर्शा सकते हैं। नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र नहीं पता है तो आप कैसे दर्शाएंगे? तो उसके लिए आपको जानना होगा कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र है। हल्दिया कहाँ है? आपको जानना होगा कि हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तो जाकर आप मैप में दर्शा सकते हैं। कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड को आप दर्शा सकते हैं। कोची कहाँ है? केरल में। तो आपको पहले तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, और इसके बाद पहले आप पता हो गया कि एक सब जगह कहाँ कहाँ है, पारादीप कहाँ है, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र कहाँ है, हल्दिया कहाँ है, कोयला क्षेत्र कहाँ है, कोची कहाँ है। जब आपको पता हो गया कि स्टेट किस स्टेट में है, तब जाकर के आपको लिस्ट आपको याद रखना है कि वो कौन सा स्टेट का कहाँ है। तो आप इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। आप सभी जानते भी हैं, यह क्या आपका, आप सभी जानते हैं मैप वाला वीडियो देखे होंगे, 2-4 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसलिए आपको मैप वाला वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको मानचित्र वाला वीडियो फिर से आपको बना देंगे। इस तरह से आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और मैप वाला बिल्कुल अच्छा से कर लीजिए, आपको 5 नंबर आपको मैप वाला में आसानी से आ जाएगा। इसलिए इसको इस तरह प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, और भी सेट को लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, और अच्छा वीडियो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, मैराथन हो, या फिर कॉन्सेप्ट हो, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस तरह का भी आपको आवश्यकता हो, हम उसके लिए वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और जितना हो सके आप मेरे चैनल से जुड़ करके सभी स्टूडेंट को आपको बता दे रहे हैं कि आप सभी पेपर का, प्रत्येक पेपर का, अभी तो आप सोशल साइंस का देख रहे हैं ना, और भी पेपर जो होने वाला है इसमें भी आपको मेरे वीडियो से आपको 450 प्लस आने वाला है। यदि आप सभी वीडियो को वॉच किए तो आपको अभी तो एक ही पेपर आपको मिला है वीडियो, जो आपका सोशल साइंस का। अभी सभी पेपर का, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, प्रॉपर वीडियो मिलेगा। आप जैसे सोशल साइंस का बता दे रहे हैं कि 10 सेट आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड है। ऑब्जेक्टिव 10 सेट ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन का है, 40 नंबर का, तो कितना सेट हो गया? 40 नंबर का प्रत्येक सेट है, तो आपका 10 सेट मतलब 400 ऑब्जेक्टिव का सेट अपलोड है। फिर आपका सोशल साइंस का बता रहे हैं आपका 10 सेट, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको अपलोड कर देंगे एग्जाम से पहले। 10 सेट आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और 10 सेट सब्जेक्टिव भी आपको अपलोड कर देंगे। अभी ये छठा सेट है, और 4 सेट अपलोड कर देंगे एग्जाम से पहले। और आपका चैप्टर वाइज आपका हिस्ट्री का, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज है आपका वीडियो अपलोड है, MCQ प्लस 1 लाइनर। फिर आपका ज्योग्राफी का भी वीडियो आपका MCQ प्लस 1 लाइनर अपलोड है। फिर आपका क्या, इकोनॉमिक्स का भी 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज अपलोड है। फिर आपका क्या, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। फिर आपका सिविक्स का भी क्या है 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज अपलोड। यानी सोशल साइंस का प्रत्येक भाग का चैप्टर वाइज वीडियो और MCQ और 1 लाइनर क्वेश्चन आपका प्ले लिस्ट में है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपका एक मैराथन लेकर के आएंगे बहुत जल्द, जिसमें आपका सोशल साइंस का 400 एक ही वीडियो में रहेगा, 400 प्लस। जो इस वीडियो का आप देख लिए तो फिर आपका कोई भी 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो सभी इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को उस वीडियो में हम शामिल करेंगे। और सभी वीडियो को हम आपको बहुत जल्द इसमें वो वीडियो को हम ला रहे हैं। और इससे क्या होगा, आपको 40 नंबर उस वीडियो से ही आपको गारंटी है। और जितना भी सब्जेक्टिव का वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं या अपलोड कर रहे हैं, यह भी आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।